हाय गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम वेलकम टू द 16th ऑफ अप्रैल 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। ढेर सारा स्वागत। कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, बेहतरीन। आइए शुरू करते हैं। एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर द वंडरफुल वंडरफुल वर्ड्स। आप सबके प्यारे प्यारे शब्द। ये हैं हमारे टॉपर्स कल के। आइएगा, देखिए, पहली न्यूज हमारे पास आ रही है। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वर्ल्ड साइकिल इन ऑन वाटर साइकिल इन इंडिया। अब ये है क्या? देखिए, हाल ही में अभी क्या हुआ, एक रिपोर्ट रिलीज हुई। अब उसमें क्या क्या किया गया ये समझिएगा। टॉपिक क्या था इस रिपोर्ट का? भारत में जल चक्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ये इसका रिपोर्ट था। किसने करा है? ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। आपके मन में एक ही बताई होगी ना, अरे भाई अपने वहाँ का काम क्यों नहीं करते हैं, यहाँ का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया एक बड़ा कंट्री है इसलिए। तो इनका मेन फोकस था कोस्टल इंडिया और साउथ वेस्टर्न घाट्स के ऊपर फोकस करने का। इन्होंने ये देखा कि क्लाइमेट चेंज से वाटर साइकिल डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब होता है, पहले ये समझो। जलवायु परिवर्तन मतलब जब धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ता है, मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जब धरती का तापमान लगातार बढ़ता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, इससे होगा क्या? देखिए, जितना ज्यादा क्लाइमेट गर्म होगा, इससे एटमॉस्फेयर में क्या होगा, ज्यादा मॉइस्चर जाएगा। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, उतना ज्यादा रेनफॉल बढ़ेगा। जितना ज्यादा ग्रीन हाउस होगा, उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी। जितनी हीट होगी, उतना ज्यादा वाटर यानी कि मॉइस्चर जो है वो एनवायरनमेंट में बढ़ेगा। जितना ज्यादा मॉइस्चर बढ़ेगा, उतना ज्यादा रेनफॉल बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे यार, रेनफॉल बढ़ना तो अच्छी बात होती है, लेकिन भाई साहब ये रेनफॉल ये अनइवन हो जाता है। कभी एक्सट्रीम होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता है। जहां हर जगह बैलेंस होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। तो ये पूरी बात इसमें बोली गई है, समझे। यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी ने किया है, साउथ वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल एरियाज में किया है। इन्होंने बोला कि देखो भाई, ऐसा है, अगर हर, बहुत बड़ी बात बोली है, हर 1 डिग्री सेल्सियस के राइज पर 20% तक आपका रेनफॉल बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ी चीज हो गई। मतलब अगर अभी मान लो, अगर अभी क्या है, 1000 mm बारिश होती है कहीं पर, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, तो 1200 mm बारिश होगी। ये बड़ी बात है, काफी ज्यादा। अच्छा, इन्होंने ये भी बोला कि देखो भाई, ऐसा है, एकदम से भारी बारिश होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा है। जैसे बादल फट जाना, फ्लैश फ्लड आ जाना, तो ये भी इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ, तो आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज और सड़कें और घर कितने तबाह हो जाते हैं। तो ये सब कुछ संभव है। दूसरा इन्होंने ये बोला दूसरा इन्होंने ये बोला कि देखो, ऐसा है कि अगर मान लो हमने थोड़ा पॉल्यूशन अगर हमने कंट्रोल कर लिया, तो आप मान के चलो कि इस सेंचुरी के एंड तक, मतलब लगभग 2000 सन 2100 तक की, हम 250 से 400 mm ज़्यादा रेनफॉल पे जाएंगे। लेकिन अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाए ना, तो हम 600 650 तक हम जाएंगे। और ये देखो, इतना ज़्यादा तक हम जाएंगे। इतना ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, रेनफॉल मतलब 1.5 गुना हो जाना। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ संभल ही नहीं पाएगा अगर ऐसा हो गया तो। समझ गए? ये पूरी रिपोर्ट आई है अभी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से समझ ली होगी रिपोर्ट। अब देखो, तेलंगाना जो है, ये पहला स्टेट बन गया है जिसने एससी सब कैटेगराइजेशन को लागू किया है। अब ये कहा, ये क्या होता है, इसके लिए समझिएगा। देखो क्या किया तेलंगाना ने इंडिया का पहला स्टेट बन के एससी माने जो शेड्यूल कास्ट कोटा होता है, उसको भी सब कैटेगराइज कर दिया। इसका मतलब क्या है? अब एससी रिजर्वेशन के अंदर ही अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनके जिनके पास में उस रिजर्वेशन को बांट दिया जाएगा। अभी तक देखो क्या होता है, एससी में 22.5% रिजर्वेशन अभी एससी का है, और 17.5% रिजर्वेशन एसटी का है। तो अब क्या हुआ, इस अलग अलग रिजर्वेशन आते हैं, 15%, 22%, 7.5% ऐसे करके। तो अब क्या है कि अब मैं जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हम ले रहे हैं, 22% है मान लो। तो अब ये 22% अभी ओवरऑल सबको मिलता था। अब क्या है, इसमें जो ज्यादा पिछड़े होंगे उनको ज्यादा मिलेगा, जो कम पिछड़े होंगे उनको कम मिलेगा, ऐसे बांट लिए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लान को मंजूरी भी दे दी है। तो तेलंगाना शेड्यूल कास्ट एक्ट 2025 नोटिफाई करके इसका इंप्लीमेंटेशन जो है ये शुरू कर दिया है। तो अभी क्या है, देखिए, रिजर्वेशन अगर एब्सोल्यूट नंबर की बात करें, तो 2011 सेंसस के आधार पर 15% रिजर्वेशन इस समय एससी का होता है। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हम एससी को 59 सब कैटेगरी में बांटेंगे। 59 में बांटेंगे मतलब, बोले देखो ऐसा है, हम इसमें क्या करेंगे, बोले सब 59 में कैसे बटेगा? बोले इसके लिए हम 3 ग्रुप बना देंगे। ये हम ऐसे बनाएंगे, ग्रुप 1 जो होगा वो सबसे एडवांस्ड है, ग्रुप 2 मीडियम में है, और ग्रुप 3 सबसे पीछे है। तो हम उसी हिसाब से ग्रुप 3 को सबसे ज्यादा रिजर्वेशन देंगे, इनको थोड़ा कम देंगे, और इनको सबसे कम देंगे। तो ये चीज़ है। मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा इसके ऊपर कि आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर जो ये गवर्नमेंट ने करा है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी हो गई, समझ आ गया। और ये 2011 के सेंसस के आधार के ऊपर हो रहा है। 15% रिजर्वेशन आज दिया जाता है एससी को।
समझ गए आप? बढ़िया से बात। आप सहमत हैं? अगर सहमत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात जरूर बताइएगा, ठीक है? चलिए, अच्छा, इसमें जो कैटेगराइजेशन किया, जैसे ग्रुप वन में 15 लोगों को रखा है इन्होंने, उनको सिर्फ 1% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ग्रुप टू में 18 कास्ट रखी गई हैं, उनको 9% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ग्रुप थ्री में 26 कास्ट रखी गई हैं, इनको 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से यहां पर बांटा गया है। तो जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है ना, सुनिएगा, मोस्ट बैकवर्ड ये वाली हैं 15, इनको 1%, इनको अभी सबसे कम दिया जा रहा है। ग्रुप टू वाले जो 18 कास्ट हैं, ये इनको दिया जा रहा है 9%, और ग्रुप थ्री में 26 है, इनको 5% दिया जा रहा है। तो ये है। अब उन्होंने कैसे करा हुआ है, ये तो भाई वही जान सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया हुआ है। हालांकि थोड़ा अजीब लगता है, जो सबसे पीछे है उनको सबसे कम, बट उनकी अपनी रीजनिंग होगी। तो आप लोगों में से जो भी लोग एससी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, भाई साहब, जल्दी जल्दी ऐसा है, नौकरी शौकरी ले लो। पता चला आपको किसी ऐसे ग्रुप में डाल दिया कि आप तो मान लो किसी ग्रुप में डाल दिया, और अगर ये प्रोजेक्ट पैन इंडिया इंप्लीमेंट हो गया, तो आपको किसी प्रोजेक्ट में ऐसे में डाल दिया कि आपको जो अभी तक 15% रिजर्वेशन मिलता है वो 1% मिले मिले अगर आपको, तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए आप लोग जो है जल्दी जल्दी अपनी नौकरी जो है ये ले लीजिए। फिर देखो, अच्छा भाई, यहाँ पर यही पूरी कहानी है। एक बार नजर मार लो, वीडियो को पॉज करोगे, एक बार नजर मार लो कि यहाँ पर क्या बोला गया है। थोड़ा हम प्रेफर करते हैं, मतलब सेंटेंस बाय सेंटेंस ना जा करके इस तरीके से अपने तरीके से समझाने में ना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है यार, ये है मेन बात। अच्छा, अभी देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अभी क्या हुआ कि इस पे देखते हैं बोहाग बिहू। तो ये तो देखो, बोहाग बिहू क्या है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है भाई, यूट्यूब के लिए कह रहा हूँ, एग्जाम के लिए समझ लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोहाग बिहू क्या होता है, ये असम का स्प्रिंग फेस्टिवल होता है। ये 7 दिन का त्यौहार होता है, 7 डेज का। ये 14 अप्रैल को शुरू हुआ है और ये 20 अप्रैल तक की जाएगा। 14 टू 20 अप्रैल कहाँ मनाया जाता है ये असम में मनाया जाता है। ये नए साल का आरंभ होता है। यहाँ पर असमीज न्यू ईयर भी इसको बोलते हैं। क्या है ये असमीज न्यू ईयर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ये इसमें होता क्या है, जैसे स्प्रिंग सीजन आता है ना, तो ये इसको सेलिब्रेट करता है। और इसी दिन क्या होता है, हार्वेस्टिंग सीजन, मतलब जो फसल लगी होती है उसकी भी कटाई शुरू होती है। तो इसलिए मतलब फायदा ही फायदा है इसमें। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बोहाग बिहू का ही नाम होता है रोंगाली बिहू। रोंगाली बिहू। अच्छा, यहां पर जानते हैं रोंग का मतलब क्या होता है? दोस्त, रोंग का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। क्यों खुशी आई? क्योंकि भाई फसल कट के तैयार है, फसल बेची जाएगी, उससे घर पे पैसे आएंगे, उससे लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। इसीलिए इसको लोकल असमीज भाषा में रोंग रोंग का मतलब हैप्पीनेस होता है। अच्छा, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्प्रिंग में बार बार स्प्रिंग स्प्रिंग बोलता हूँ। स्प्रिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? फसल कटाई, हार्वेस्ट सीजन होता है। इसमें हार्वेस्ट मतलब जो फसल पक के तैयार हो जाती है उसको काटा जाता है। जैसे अभी देखो, गेहूं पक के खड़ा हुआ है एकदम, उसको इस समय काटा जाएगा अब, ठीक है? अच्छा, टोटल कितने बिहू होते हैं? 2 और होते हैं। जल्दी जल्दी नाम बताओ, जल्दी से सब लोग कमेंट करिए जल्दी से। 2 और बिहू और हैं, ये आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे, और ये आपका होमवर्क भी है आज का, ठीक है? आओ। ये कितने दिन चलता है, ध्यान रखना, 7 दिन। फिर नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अच्छा, इसको खाट बिहू भी बोलते हैं, रोंगाली बिहू या फिर खाट बिहू, ठीक है? फिर देखिएगा, ये हो गए, अरे यार ये तो हम ही ने डाल दिया। ये पेज मत देखना भाई कमेंट करने से पहले, ठीक है? अब फिर देखिएगा भाई साहब, अब आते हैं नई चीज के ऊपर। सो वी हैव न्यू न्यूज, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये डिफेंस की न्यूज आ रही है। MK2A न्यू डिफेंस सिस्टम। अब यार ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। नाम कैसा लग रहा है? काफी भोकाली सा नाम लग रहा है ना, MK2A। समझो, इसको डिकोड करते हैं भाई साहब, ये होता क्या है, सुनो। कहानी ये आती है दोस्त, MK2A की, ये समझ ले, ये फ्यूचर भाई, ये समझ लो, ये फ्यूचर वॉरफेयर है। फ्यूचर वॉरफेयर और इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी के ना एक माइलस्टोन प्रूव हो गया है ये। DRDO ने टेस्ट किया है, ये पहला लेजर वेपन सिस्टम है। जैसे आप स्टार वॉर जैसी मूवीज में नहीं देखते थे, इसको कहाँ टेस्ट किया गया है? कुरनूल में। तो कुरनूल है, आंध्र प्रदेश में है ये, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश, यहां पर इसको टेस्ट किया गया। DRDO ने इसको टेस्ट किया है। 30 किलोवाट का लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है ये। 30 किलोवाट का लेजर एनर्जी वेपन सिस्टम है ये। हाई एनर्जी लेजर बीम निकालता है यहां से। हाई एनर्जी लेजर बीम निकालेगा ऐसे, जैसे शक्तिमान की आंखों से निकलती थी ना, और सब कुछ, या सुपरमैन की आंखों से निकलती थी और सब कुछ ध्वस्त हो जाता था। तो बिल्कुल ये हाई एनर्जी लेजर बीम निकालेगा और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब टारगेट में ड्रोन हो सकता है, मिसाइल हो सकती है, या एयरक्राफ्ट भी हो सकता है। तो मिसाइल की जरूरत ही नहीं है भाई, ना बिल्कुल, ना बुलेट की जरूरत, ना मिसाइल की जरूरत। लाइट बीम से टारगेट उड़ा देगा ये सीधे सीधे। और ये 360 डिग्री घूम के काम कर सकता है, सीधा सीधा टारगेट को जला देगा, ब्लाइंड कर देगा, कुछ भी कर सकता है ये। आज पता है, इंडिया ये चीज अचीव करने वाला चौथा देश बन गया है। मतलब प्राउड है हमें इस बात पे। ये USA के पास में था, रशिया के पास में था,
ये फिर चाइना के पास है और इसके बाद भारत ने इसको बना लिया है। क्या बवाल चीज़ है, गजब तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही है सब इंडिया की। तो MK2A ड्यू सिस्टम बोलते हैं इसको, समझ गए आप बढ़िया से। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सवाल ये सब पूछेगा, बताओ कहाँ टेस्ट हुआ था और क्या नाम है इसका। तो ये MK2A ड्यू सिस्टम नाम है। कितने किलोवाट का लेज़र आता है, तो यहाँ पर लेज़र आ जाता है 30 किलोवाट का यहाँ पर लेज़र आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब देखिएगा, फिर बात करेंगे, ये सेम कहानी यहीं लिखी हुई है जो यहाँ पर मैंने अभी आपको समझाई है। कमिंग ऑन टू, इंडिया ने ISSF वर्ल्ड कप में सेकंड स्थान प्राप्त कर लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये न्यूज़ जो है ये करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स अचीवमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है ना, इंडिया के लिए अभी ये फर्स्ट स्टेज हुआ इसका, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। देखो ये कहाँ पर हो रहा था, ये ब्यूनोस आयर्स में हो रहा था। ब्यूनोस आयर्स, ब्यूनोस आयर्स है अर्जेंटीना की कैपिटल है ये, ब्यूनोस आयर्स वहाँ हो रहा था। इंडिया यहाँ पर सेकंड आया है। तो मेडल्स की बात करें तो हमने टोटल 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर, ये मेडल्स हमने जीते हैं यहाँ पर। और ओवरऑल मेडल रैंकिंग में हम सेकंड नंबर पे आए। अच्छा, और अब देखिएगा है क्या, तो अब ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे अगर, तो ब्रॉन्ज मेडल किसने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल की बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो किसने किसने जीता है, सौरभ चौधरी, यहाँ पर आ जाइएगा। हाँ, सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह ने किसको हटाया, किसको हराया, मनु भाकर जो कि ओलंपिक में जीत चुकी हैं, और रविंदर सिंह, इनको हराया। तो इस बार यार ये बड़ी चीज़ है कि ये दोनों किससे हैं, क्यों भाई, आप एक ओलंपियन को हरा रहे हो, मनु भाकर को हराया, ये बड़ी बात है। तो इनके नाम जरूर आएंगे कि बताओ ये किससे एसोसिएटेड है ये, ठीक है। अच्छा, तो ब्रॉन्ज मिला है, सौरभ सुरुचि को ब्रॉन्ज मिला है, ऐसे याद रखिए। SSB सौरभ सुरुचि ब्रॉन्ज, ऐसे करके हम याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेज भी होने वाली है इसकी, इस वर्ल्ड कप की सेकंड स्टेज होगी, ये लीमा में शुरू होगी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कहानी पर देखते हैं अब हम लोग। ये देख लिया, टोटल हमने 8 मेडल जीते हैं इसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट कहानी ये आती है, गोल्ड किसने जीता है, गोल्ड जीता है इन्होंने, सिफत कौर शर्मा, रुद्राक्ष पाटिल, सुरुचि और विजयवीर सिंधु, इन्होंने गोल्ड जीता है। सिल्वर जीता है ईशा सिंह और ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। आपको एक बात बता दूं, इनमें से इस बार आपसे सवाल ऐसे पूछेंगे, बताओ इनमें से कोई भी नाम ले लेगा, बोलेगा बताओ ये किससे एसोसिएटेड है, तो मोटा मोटा इनके नाम दिमाग में रखना एक बार कि ये सब शूटिंग से एसोसिएटेड नाम है, मोटा मोटा ध्यान रखिएगा ये। अच्छा आइएगा, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कहानी के ऊपर आ रहे हैं। अगली चीज हमारे पास क्या आ रही है, ये आते हैं हमारे पास में अवार्ड्स। पी शिवकामी अवॉर्डेड वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। अब ये क्या है यार, वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। देखिए दलित लिटरेचर, सिविल सर्विस और कल्चरल एक्टिविटीज, ये तीनों एंगल से इंपॉर्टेंट हो जाती है ये देखिए एग्जाम में ना ये एंगल्स इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी होता है। क्या पी शिवकामी कौन है, पहले तो आपको ये बताता हूँ पी शिवकामी कौन है। ये एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, तो सिविल सर्विस वाला एंगल आ गया यहाँ पर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं ये, ठीक है। फेमस दलित राइटर भी हैं ये, काफी बोल्ड और इम्पैक्टफुल लिटरेचर लिखने के लिए ये जानी जाती हैं। साथ में ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट ये पी शिवकामी, ये कास्ट जस्टिस और विमेन एम्पावरमेंट, इनके मुद्दों पर काम करती हैं। तो अभी इनको ये मिला है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार। ये किसने दिया, मतलब बेसिकली नीलम सेंटर है, नीलम सेंटर वो देता है इस अवार्ड को, ये नीलम कल्चर सेंटर, एक फिल्म मेकर है, इन्होंने करा था। और इसमें मिला क्या है, ये इनको कैश प्राइज मिला है 1 लाख का। देखिए दलित समाज से ये अवार्ड आ रहा है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि दलित वॉइसेस, दलितों के लिए कोई लिटरेचर लिखी जा रही है, ये एक अच्छी चीज़ है, उससे दलितों का जो समाज में स्थान है वो ऊपर आएगा, ये एक बड़ी चीज़ है। ऐसे राइटर को रिकॉग्नाइज करता है जो कास्ट नॉर्म को चैलेंज कर रहे हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। तो पी शिवकामी इस बार का समझ लीजिए मिलेगा मिलेगा आपको एग्जाम में ये। अब अच्छा सवाल जवाब देखें, कौन सी स्टडी के हिसाब से इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, कितना इंक्रीज हमको दिखेगा हर एक डिग्री के, हर एक डिग्री पे कितना इंक्रीज मिलेगा, 20% का इंक्रीज है। फिर अभी फर्स्ट स्टेट कौन सा है जिसने सब क्लासिफिकेशन SC का रिप्रेजेंट कर दिया, तेलंगाना। बोहाग बिहू जो है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, ये स्प्रिंग आने पर, न्यू ईयर पे। रैंक ऑफ इंडिया क्या है, ISSF की रैंक क्या आई है, सेकंड आई है। हमने कितने मेडल जीते हैं, 8 मेडल जीते हैं। फिर एमिनेंट राइटर कौन है, सोशल वर्कर जिनको ये मिला है, ये है पी शिवकामी, इनको मिला है। फिर DRDO ने हाल ही में ये कहाँ सेलेक्ट किया, टेस्ट किया है, MK13 कुरनूल में, ठीक। दैट्स इट गाइस, ये हो गए आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स, ठीक है। बढ़िया लगा, मजा आया, बस ये थे 10 मिनट 10 मिनट के 10 करंट अफेयर, ताकतवर हमेशा की तरीके से, एब्सोल्यूट पावरफुल, ठीक। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं अब अपने 9 बजे वाले सेशन में, ठीक है। थैंक यू।